अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। नाज़रीन, आज के सिली पॉइंट में हम बात करेंगे कुछ मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि लोगों का जो फीडबैक है वो ये भी है कि दीगर मौज़ूआत के साथ साथ जो है वो कम से कम हफ्ते में एक दिन सियासत के ऊपर भी बात ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आजकल जो पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो एक मरतबा फिर अपने इत्तेहादियों के हाथों मुश्किल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ नज़र आते हैं और तहरीक इंसाफ उनको मनाने की कोशिशें कर रही है। इस मौके के ऊपर मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियाँ भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में मंजर आम पर आ जाती हैं। जैसा कि कुछ अरसा पहले जब मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया तो इन दिनों में कई जो साजिशी थ्योरियाँ थी, कई जो कंस्पिरेसी थ्योरियाँ थी, वो हमारे टीवी प्रोग्रामों और अखबारात के कालमों की जीनत जो है वो बनी और जिनमें दबे अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में इस किस्म के खदशात जाहिर किए गए और बाज़ कालमों में और बाज़ प्रोग्राम में तो दावे भी किए गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो ख़त्म होने जा रही है और इमरान खान आइंदा कुछ अरसे में मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की बीमारी का जो मामला है वो सामने आता है। फिर अदालतों से जो है वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से और फिर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो संगीन गद्दारी केस का फैसला आता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये तमाम जो बादल, गहरे बादल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर थे वो छट्टे नज़र आते हैं। लेकिन इसके बाद अचानक एक नया मसला जो है वो तहरीक इंसाफ के सामने खड़ा होता है जब ये कहा जाता है कि मरीम नवाज़ का नाम जो है वो ECL से निकाला जाए और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी जो है वो अदालत में दी जाती है। तो उसके बाद फिर एक नई जो साजिशी थ्योरियाँ हैं, नई जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में सबसे बड़ा जो सवाल उभर के सबके सामने आ रहा है और लोग जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है, जो इस्लामाबाद के सियासी हल्के जानना चाहते हैं वो ये है, सियासी हल्कों का बल्कि ये दावा है, सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि शायद मरीम नवाज़ का नाम ECL से निकलवाने के लिए, क्योंकि अब यही एक वो आखिरी मामला है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास रह गया, जो मामला फंसा हुआ है। बाकी जो लोग थे आहिस्ता आहिस्ता जरदारी साहब भी जो है वो उनके ऊपर भी केस उस तरह से आगे नहीं चल पाया। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ भी दोनों जो है मुल्क से बाहर चले गए और इस वक्त जो मरीम नवाज़ हैं उनका नाम जो है वो ECL के अंदर मौजूद है। तो बाज़ लोगों का ये समझना है, बाज़ लोगों का ये कहना है कि शायद मरीम नवाज़ का नाम जो है वो ECL से निकलवाने के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता बाज़ हल्कों की जानिब से जो है वो हुकूमत पर अपना दबाव जो है वो बढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन, इन तमाम साजिशी थ्योरियों को जहन में रखते हुए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन हाउस तब्दीली कैसे मुमकिन है। इमरान खान से क्या इमरान खान के बगैर किसी नए वज़ीर-ए-आज़म को लाकर इसी असम्बली के अंदर कोई जो है वो तब्दीली लाई जा सकती है। इसके लिए जो है वो नंबर गेम उसको जो है वो देखना ज़रूरी है। अगर हम पाकिस्तानी कौमी असम्बली का जायज़ा लें तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 156 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं। उसके 3 बड़े इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग, काफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ग्रैंड नेशनल अलायंस, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। मुस्लिम लीग काफ के पास 5 नशस्तें हैं, MKM के पास 7 नशस्तें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बड़ी इत्तेहादी उसके पास 5 नशस्तें हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास 4 सीटें हैं, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसके पास 3 नशस्तें हैं, जमहूरी वतन पार्टी 1 और अवामी मुस्लिम लीग के पास भी 1 नशस्त है। और जो कौमी असम्बली के अंदर जो 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं उसमें से 2 आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हासिल है। इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है उसको 184 अरकान की हमायत हासिल है कौमी असम्बली में। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जब मुंतखब किया गया तो उन्हें 184 नहीं 176 वोट पड़े, लेकिन उसके बाद जो है वो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के अंदर जो है वो अरकान की तादाद 184 है। दूसरी जानिब अगर अपोजिशन का जायज़ा लिया जाए तो अपोजिशन की जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, उसके पास 84 नशस्तें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 55 और अवामी नेशनल पार्टी के पास 1 नशस्त, जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल के पास 16 नशस्तें हैं। तो इस तरह से जो दिलचस्प तरीन बात है वो ये है कि एक अकेली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके पास 156 नशस्तें हैं, जबकि जो चारों बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं उन चारों की नशस्तों की तादाद मिलाकर 156 बनती है। यानी अपोजिशन की 4 जमातों की नशस्तों की तादाद भी 156 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तों की तादाद भी 156। अपोजिशन की 156 नशस्तों में अगर 2 आज़ाद उम्मीदवार जो कि फाटा से हैं वो अगर उनमें शामिल रखे जाएँ जो कि अपोजिशन की हमायत भी करते हैं तो उनकी तादाद 158 बनती है। यूँ 342 का जो ऐवान है कौमी असम्बली का उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको 184 अरकान की हमायत हासिल है, जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं उनको 158 अरकान की हमायत हासिल है।
ناظرین جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کی جائے تو کیا یہ ممکن ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ حلقے عمران خان کی بجائے ان کی جماعت سے ہی کسی اور رکن کو، بعض لوگ شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیتے ہیں کہ ان کو شاید وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 156 ارکان اسمبلی ہیں جو عمران خان کے نام کے اوپر اس اسمبلی تک پہنچے، وہ کیوں کر جو تمام 156 لوگ ہیں وہ عمران خان کے علاوہ اسی جماعت کے کسی دوسرے رکن کو ووٹ دیں گے؟ وہ کیا وجوہات ہوں گی؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اگر یہ سوچا جائے کہ شاید اپوزیشن جماعتیں مل کے کوئی اپنا امیدوار یا وہ پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے لا سکتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، یہ بھی عملی طور پہ ممکن نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اگر سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف، جس کی 156 نشستیں ہیں، وہ اگر اپنے اتحادیوں کو گزشتہ 17 ماہ میں خوش نہیں رکھ پاتی، تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 17 ماہ ہو گئے، اور ان 17 ماہ کے دوران کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس سے کچھ ناراض ہو گئے اور تحریک انصاف کو پھر جہانگیر ترین اور دیگر لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ انہیں منانا پڑا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت نہیں رہتی یا عمران خان وزیر اعظم نہیں رہتے تو باقی جو چاروں سیاسی جماعتیں جو ان کی اپوزیشن میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، متحدہ مجلس عمل اور عوامی نیشنل پارٹی، جن کی 156 نشستیں ہیں، جو کہ خود مختلف خیالات اور مختلف نظریات کی حامل چار جماعتیں ہیں، آیا ان کے اندر وہ 16 لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کیا ایم کے ایم، کیا بلوچستان عوامی پارٹی، کیا بلوچستان نیشنل پارٹی، اور کیا گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ ان اپوزیشن کی جماعتوں کا ساتھ دے گا؟ اور وہ کیوں کر 172 کا جو گولڈن فگر ہے اس تک پہنچ پائیں گے؟ تو ناظرین یہ ایک سیاسی تھیوری ہے جو آج کل اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں گردش کر رہی ہے، لیکن میں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اب ان سوالات کے اوپر غور کرنا اور سوچنا اور پھر ان سے نتیجہ نکالنا یقیناً آپ کا کام ہے کہ اگر جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتے ہوئے 156 نشستوں کے ساتھ بھی اپنی حکومت جو ہے وہ قائم نہیں رکھ پا رہی، بعض لوگوں کے خیال میں اسے مسائل کا سامنا ہے، تو اس کے بجائے اس کے اگینسٹ چوں چوں کا مربع 7-8 سیاسی جماعتوں کا کیا پاکستان میں کوئی حکومت بنا پائے گا؟ اور کیا اس کے اگینسٹ اگر تحریک انصاف کی پھر جو اپوزیشن ہوگی وہ کمزور اپوزیشن ہوگی؟ نہیں، وہ یقیناً ایک مضبوط اپوزیشن ہوگی، اور ملک کے سیاسی حالات اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک جو کمزور ترین حکومت جو ہو، جو 7-8 سیاسی جماعتوں پر مشتمل ہو، وہ تحریک انصاف جیسی مضبوط اپوزیشن کا سامنا کر پائے۔ اور کیا ایسی صورت میں عمران خان دوبارہ سڑکوں پر نہیں ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اس سوال کے جواب دینے سے پہلے یقیناً ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ آیا یہ جو سیاسی تھیوریاں آج کل ہمارے پروگراموں میں یا ٹی وی چینلز کے اندر یا اخبارات کے اندر گردش کر رہی ہیں وہ کس حد تک سچ ہے؟ ناظرین دیکھتے رہیے سیلی پوائنٹ اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے ذریعے ہی ہم اپنے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے آخر میں میں ایک بار پھر کہوں گا کہ بی سیلی اینڈ کیپ واچنگ سیلی پوائنٹ۔